discuss about introduction to antimicrobial therapy. In our previous lecture we have discussed the introduction to chemotherapeutics. So now come towards the introduction to antimicrobial therapy. So what is antimicrobial therapy? Do you have any idea that what is antimicrobial therapy? Basically, antimicrobial therapy takes advantage of the biochemical differences between microorganisms and humans. Antimicrobial therapy basically क्या है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये हमारे लिए एडवांटेजियस है, वो इस वजह से है कि एंटीमाइक्रोब्स में या कह लें कि माइक्रोब्स में और ह्यूमन में हम दोनों में डिफरेंस बहुत है. ठीक है, माइक्रोब्स जो में प्रोकैरियोट्स हैं और हम लोग यूकैरियोट्स हैं, तो हमारे दरमियान ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना, यही हमें एडवांटेज देते हैं कि हम एंटीमाइक्रोब्स को टारगेट कर सकते हैं और बहुत इजीली टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उनके बायोकेमिकल पाथवेज में, हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स शुड हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द सेल्स ऑफ द होस्ट. एंटीमाइक्रोबियल जी ओके. So antimicrobial drugs should have selective toxicity towards the invading microorganism without harming the cells of the host. Antimicrobial drugs जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए. एंटीमाइक्रोबियल से हमें नाम से पता चला है कि ऐसी ड्रग जो कि एंटी हो किसके, माइक्रोब के, जो कि माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ काम करे, तो वो क्या होती है, वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है. अब एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी टॉक्सिसिटी जो है वो सिलेक्टिव होनी चाहिए ओनली टूवर्ड्स दी माइक्रोब्स. वो होस्ट के सेल्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि वो ह्यूमन को, एनिमल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, जिसके लिए वो ड्रग बनाई गई है. सिर्फ उसी को ही टारगेट करे जिसके खिलाफ ड्रग बनाई गई है. दिस सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी इज़ यूजुअली रिलेटिव रादर देन एब्सोल्यूट, रिक्वायरिंग केयरफुल कंट्रोल ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन. ये जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी है ये रिलेटिव है रादर देन एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूटली नहीं है, मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको टारगेट करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगी, ह्यूमन सेल्स को नहीं करेगी, एनिमल सेल्स को नहीं करेगी. तो ये रिलेटिव है कि रिलेटिवली वो उनको ज़्यादा करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा बहुत वो हमें भी कर सकती है. तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुली डोज को कंट्रोल करना होता है कि सिर्फ इतनी ड्रग इतनी कंसंट्रेशन में देनी है, इतनी डोज देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, इससे कम नहीं देनी. इससे कम देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा देंगे तो ह्यूमन को भी फ़र्क पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे डोज की जो कंसंट्रेशन है, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है. नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट रिक्वायर्स नोइंग. जितनी हमने एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को जो हमने सिलेक्ट करना है, किस बेस पे करना है, कि हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए. नंबर 1, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ मैं ड्रग बना रही हूँ. ठीक है, तो मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए कि मैं किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ड्रग बनाना चाहती हूँ या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ड्रग देना चाहती हूँ. द ऑर्गेनिजम्स ससेप्टिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर एजेंट, कि जो ऑर्गेनिज्म है, अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, ह्यूमन की बात हो रही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी एज वेल, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ससेप्टिबिलिटी का हमें पता हो कि वो उस पर्टिकुलर एजेंट से कितना ससेप्टिबल है, वो कितना लायबल है कि उस पर वो मेडिसिन, वो ड्रग अफेक्ट करेगी. द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन की साइट की जगह कौन सी है. ठीक है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं. पेशेंट क्या पहले कोई ड्रग ले रहा है, क्या पहले कोई मेडिसिन ले रहा है, और अगर ले रहा है तो उसके कौन से फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व उसके अंदर, और उसकी हिस्ट्री बेसिक पीछे क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन उसको पहले दी जा चुकी हैं. तो ये सारी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, पेशेंट के ऑल फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. क्लियर. उसके बाद है हमारे पास द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो ड्रग की सेफ्टी कितनी है, वो ड्रग कितनी बेहतर है, कितनी सेफ टू यूज़ है. द कॉस्ट ऑफ थेरेपी. जी मैम, एम्पिरिक ट्रीटमेंट एक दफा दोबारा बता दें. एम्पिरिक ट्रीटमेंट क्या है?
किसको बारे में दोबारा बता दूं बेटा? एम्पिरिक ट्रीटमेंट। बेटा मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, सो हमें कॉस्ट ऑफ थेरेपी पता होनी चाहिए कि थेरेपी की कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट हमें आ रही है, ठीक है, वो थेरेपी करने के लिए, उस खास माइक्रोब के अगेंस्ट ड्रग डेवलप करने के लिए, और उसको पूरी जो है थेरेपी कितनी कॉस्ट करेगी। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, ये तो हमारी थी सिलेक्शन की बात कि हमें सिलेक्शन, जब हमने किसी ड्रग को सिलेक्ट करना है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सम पेशेंट्स रिक्वायर एम्पिरिक ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट्स को एम्पिरिक ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। एम्पिरिक ट्रीटमेंट का यहाँ पे मुराद ये है कि ऐसा ट्रीटमेंट जो, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ अरसे के लिए, ठीक है, बहुत स्लाइट ट्रीटमेंट, तो कुछ पेशेंट्स को स्लाइट ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, हल्का ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। तो कुछ पेशेंट्स को ये नहीं होता कि उनको बहुत ज़्यादा हाई डोजेज पे हमें कंसंट्रेशन देनी होती है, कुछ को सिर्फ एम्पिरिक कंसंट्रेशन पे एम्पिरिक ट्रीटमेंट भी रिक्वायर होता है, हल्की थोड़ी कंसंट्रेशन पे। क्लियर? Immediate administration of drugs prior to bacterial identification and susceptibility testing। और एम्पेरिक ट्रीटमेंट में ये भी है कि आपने फ़ौरन उसको ट्रीट करना है विदाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग वगैरह से प्रायर ही हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये भी किस में आता है? एम्पेरिक ट्रीटमेंट में ही आता है कि उसकी डिजीज़ कुछ इस किस्म की है या माइक्रोब ने उस पर ऐसा कोई इफ़ेक्ट डाला है कि जहाँ पे अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपने जो है पहले पूरा एक प्रोसीजर के थ्रू जाना है, आपने उसकी ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करनी है, आपने ये देखना है कि बैक्टीरिया कौन सा है, आपने ये चेक करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आपने ये चेक करना है कि इस पेशेंट के फैक्टर्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री में जाए बगैर आपने डायरेक्टली उसको फ़ौरन से एक ट्रीटमेंट देना है, दैट इज़ नोन एज एम्पिरिक ट्रीटमेंट। और वो ट्रीटमेंट आपका स्लाइट भी हो सकता है और हार्श भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस विच आर एट दैट टाइम नोन टू यू, जो आपको उस वक्त में नोन है, जो आपके उस वक्त में सामने हैं, तो आपने उनकी बेसिस पे उसको फ़ौरन से ट्रीट करना है। ठीक है, बिल्कुल उस तरह से जैसे हम कहते हैं ना एम्पिरिकल फार्मूला, तो एक जिसमें आपको बस एक स्मॉलर रेशो पता होती है, एक लोएस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट रेशियो का पता होता है कि इसमें इतनी रेशियो के इतने हैं, एग्जैक्ट आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं पता होती कि कितने इसमें एग्जैक्ट एटम्स और कितने इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह एम्पिरिक ट्रीटमेंट है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ों का नहीं पता, आपको सारी टेस्ट्स और सारी बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन वगैरह का उस पेशेंट की नहीं पता, पर आपने उसको ट्रीट करना है, दैट इज़ योर एम्पिरिक ट्रीटमेंट। क्लियर? यस मैम। ओके मैम इसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स भी आ सकते हैं ना? यस, इसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स भी, इसमें हर किस्म की ड्रग आ सकती है। जी मैम। और मोस्टली ऐसा होता भी है कि आप देखिए कि आजकल जब हम जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को मलेरिया है तो डॉक्टर सिर्फ मलेरिया आपको पता है ना एक प्लाज्मोडियम से फैल रहा है, एक पैरासाइट से फैल रहा है, तो वहाँ पे भी हम एंटीमाइक्रोबियल ऐसे ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपली डॉक्टर सिर्फ उसके सिम्टम्स देख के बता देता है, तो टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। टेस्ट कहाँ आप करवाते हैं? तो टेस्ट करवाते ही नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर जो है वो मेडिसिन, फिजिशियन जो है वो मेडिसिन दे देता है कि ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लें, आपको मलेरिया हुआ है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ एम्पिरिक ट्रीटमेंट कि जो आपका फॉरन से आपको इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन देनी है ड्रग की, दैट इज योर एम्पिरिक ट्रीटमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द डायग्राम। इट्स नॉट वेरी क्लियर बट हमें फिर भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि इसको हम देख लें, क्योंकि अदरवाइज़ ये डायग्राम बहुत छोटी है और मैंने इसको बहुत कोशिश की थी कि इसको मैं किसी तरह से एडजस्ट कर लूँ, पर ये ब्लर ही आ रही है। ओके जी, तो सब नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन है। हम माइक्रोब को डायरेक्ट देख रहे हैं कि माइक्रोब है इस पेशेंट में कि नहीं है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। फिर उस माइक्रोब को वहाँ से कल्टीवेट किया जाता है, निकाला जाता है थोड़ा सा, और उसको कल्टीवेट किया जाता है उसकी ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सा माइक्रोब है। फिर उसकी डिटेक्शन की जाती है, थर्ड स्टेप पे डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजेंस, कि उस माइक्रोब में कौन कौन सी एंटीजेंस प्रेजेंट है, ताकि उन एंटीजेंस के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ दी जाएं या ड्रग दी जाए। क्लियर?
डिटेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल आरएनए और डीएनए किया जाता है, एंड डिटेक्शन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पांस देखा जाता है कि होस्ट के इम्यून रिस्पांस कैसा है। अगर हम ये ड्रग देंगे तो होस्ट का इम्यूनिटी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है जो सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए प्रायर गिविंग एनी ट्रीटमेंट, एनी ड्रग टू एनी पेशेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so next is the term that two terms that are known as bacteriostatic versus bactericidal. So what is the main difference between bacteriostatic and bactericidal drugs? तो bacteriostatic drugs कौन सी होती है? ये ऐसी drugs होती हैं जो कि growth को arrest कर देती है, growth को रोक देती है, बैक्टीरिया की growth को रोक देती है, hinder कर देती हैं। तो bacteriostatic drugs arrest the growth and replication of bacteria, thus limit the spread of infection until the body's immune system attacks and eliminates the organism. तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? ये बेसिकली क्या करती हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को और उसकी रेप्लिकेशन को, जो रेप्लिकेट कर रहा होता है ना ऐसे 20 मिनट्स बाद इतना ज़्यादा वो रेप्लिकेट कर जाता है, तो उसकी ग्रोथ को, रेप्लिकेशन को हिंडर कर देती है, अरेस्ट कर देती है, रोक देती है। इतनी देर तक रोक के ही रखती हैं जब तक इम्यून सिस्टम जो है फुली तरह एक्टिव नहीं हो जाता और इम्यून सिस्टम जो अटैक करके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं कर देता। ठीक है, जो ख़त्म करने में कौन है? वो इम्यून सिस्टम ही है आपका, या इम्यून बूस्टर्स हम दे सकते हैं उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स बेसिकली बैक्टीरिया पे क्या करती हैं? वो उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर देती है और उनकी रेप्लिकेशन को अरेस्ट कर देती है। If the drug is removed before the immune system has eliminated the organism, remaining viable organism can begin a second cycle of infection. और अगर हमने ड्रग को रिमूव कर दिया इम्यून सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, इम्यूनिटी को एक्टिव होने से पहले, और अभी इम्यूनिटी ने आके सारे के सारे उन माइक्रोब्स को ख़त्म नहीं किया था, तो फिर क्या होगा कि वो ड्रग जो है वो जो माइक्रोब्स हैं वो दोबारा से अपना साइकिल उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इम्यून सिस्टम ने तो उसको ख़त्म ही नहीं किया था और ड्रग भी आपने रिमूव कर दी। तो ड्रग रिमूव होगी, इसका मतलब है साइकिल उनका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उनकी ग्रोथ उनकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और इम्यूनिटी जो है वो अब अपना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेगी और इस तरह सेकंड साइकिल इन्फेक्शन का स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स क्या होती हैं? डायरेक्टली किल्स बैक्टीरिया। जी मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि इम्यूनिटी कब एक्टिव होगी और हम फौरन से उसको रिमूव कर देंगे? हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ड्रग को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इस डोज में देनी चाहिए कि वो डोज जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्ट करे, हमें अफेक्ट ना करे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है? तो ताकि अगर वो बॉडी में रहे भी तो वो अपना काम करती रहे। और दूसरा, रिमूव करने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि हमने खुद उसको रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब ये है यहाँ पर कि ड्रग खुद भी तो रिमूव होती है ना बॉडी से। एक वक्त होता है 40 दिन बाद, 30 दिन बाद ड्रग ने बॉडी से बाहर निकल जाना है, ड्रग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बॉडी से। तो हमने तब तक एडमिनिस्टर करते रहना है जब तक हमें ये फुली इंश्योर नहीं हो जाता कि सारे के सारा जो अब बैक्टीरिया है वो जिस्म से ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं ना, जैसे कोविड के लिए टेस्ट हो रहा है ना, पहले अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आया है तो फिर उसको एंटीबायोटिक से उसको जो भी उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका दोबारा से टेस्ट किया जाता है कि क्या नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो फिर मेडिसिन को स्टॉप किया जाता है ना कि अब और ना दें मेडिसिन। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपने इम्यून सिस्टम का अब आपको अंदर तो पता नहीं चलेगा, या तो फिर आप कोई रेडियो एक्टिव लेबल्स जो चीज़ें यूज़ करो तो आपको पता चले कि रेडियो एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, तो इम्यून सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके लिए बेसिक आपका सोल्यूशन यही होता है कि आप टेस्ट करते हो, आप देखते हो कि क्या सारा माइक्रोब ख़त्म हो गया। अगर तो सारा माइक्रोब ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो चुका हुआ था और उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है, तो फिर आप ड्रग स्टॉप कर दें। अगर अभी भी टेस्ट में भी अभी भी पॉजिटिव आया है, अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो फिर आप क्या करोगे? अभी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते रहोगे ताकि सेकंड साइकिल ऑफ इन्फेक्शन शुरू ना हो जाए और इम्यून सिस्टम अपना बेशक स्लो काम कर रहा है पर करता रहे। यहाँ पे आप इम्यून बूस्टर्स लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग, कि ड्रग की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो उस इम्यून बूस्टर से। ठीक है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। तो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स क्या होती हैं? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उनकी ग्रोथ को अरेस्ट नहीं करती, उनकी रेप्लिकेशन को अरेस्ट नहीं करती, बल्कि वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को ही किल कर देती हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन सीरियसली इल पेशेंट्स, और ये अक्सर यूज़ की जाती हैं उन पेशेंट्स में जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार होते हैं पेशेंट्स, इनमें की जाती है। डायरेक्ट किलिंग बैक्टीरिया की करवाई जाती है। क्लियर?
तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स कौन सी होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि वो ग्रोथ को स्टैट कर रही हैं, ग्रोथ को रोक रही है, स्टैटिक मोशन में, ठीक है, स्टैट रेस्ट, ठीक है। और बैक्टीरियोसाइडल हमेशा इस्तेमाल होता है किल के लिए, तो याद रखिए बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज दिस डायग्राम। आप देख रहे हैं कि एक साइड पे आपका एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ क्या है, वायबल बैक्टीरिया है, जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि कितने बैक्टीरिया उस वक्त मौजूद हैं वो है। टाइम के साथ वाई एक्सिस पे क्या है, बैक्टीरिया की नंबर यानी कि सेल नंबर, ग्रोथ कितनी है। आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ है अभी कितनी जी, 10⁻² है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ये ब्लैक लाइन को देखें, सिर्फ ये जो ब्लैक है पूरी की पूरी ऐसे बढ़ती जा रही है, तो कंट्रोल नो ड्रग, ये क्या है, ये कंट्रोल है और कोई ड्रग नहीं दी हुई इस पेशेंट को, यहाँ पे कोई ड्रग नहीं है। तो जब ड्रग नहीं है तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया वो बढ़ते जाएंगे ना, रेप्लिकेशन बढ़ती जाएगी, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे और आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, इसलिए ऐसे इतना अब्रप्ट फौरन से आप देखें स्लोप देखें कितनी ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल बैक्टीरिया का इंक्रीज हो रहा है जब आपने कोई ड्रग नहीं दी। जहाँ से आप देख रहे हो कि ये रेड वाली लाइन स्टार्ट हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपने ड्रग दे दी, ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, कोई ड्रग दे दी, तो बैक्टीरिया जो पहले बढ़ रहे थे अब क्या होना शुरू हो गए, डिक्लाइन होना शुरू हो गए। अब ये डिक्लाइन किससे, हमें बैक्टीरियासाइडल एजेंट एडिड किया आपने, कोई भी आपने ऐसी ड्रग दी थी जो बैक्टीरियासाइडल थी, यानी कि उसने बैक्टीरिया की डायरेक्ट किलिंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि पेंसिलिन हो गई, तो बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। और आपका जो ग्राफ है वो नीचे को आ गया, रेड लाइन नीचे को आ गई कि अब बिल्कुल ही नीचे, बिल्कुल टाइम स्केल के साथ जुड़ने वाली है लाइन, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। तीसरी आपके पास बीच में एक लाइन है ब्लू कलर की, आप लोगों को सबको नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये भी बिल्कुल वहीं पे शुरू हो रही है। दूसरे पेशेंट को क्या दी, दूसरे पेशेंट को हमने बैक्टीरियास्टैटिक एजेंट, बैक्टीरियास्टैटिक ड्रग दी थी, जो उसने क्या किया कि उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को हिंडर कर दिया। ग्रोथ हिंडर होगी तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज रुक गया। आप देख रहे हो ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना था ना ब्लैक वाली लाइन, वो रुक गई। डाउनफॉल तो नहीं गया बैक्टीरिया, क्योंकि किल नहीं हुए तो बैक्टीरिया का नंबर कम नहीं हुआ, बैक्टीरिया का नंबर अभी भी उतना ही है जितना था जहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर की थी बैक्टीरियोस्टैटिक, पर मजीद अब नहीं बढ़ी। अब ये जो बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं जिस्म के अंदर थोड़े से, इनको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ख़त्म करेगा। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग में एक ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, तो फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि यहाँ पे हमने क्लोरामफेनिकोल दी, तो हमारे पास जो टाइम स्केल के टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन, पैरेलल ग्राफ जो है वो हमें मिलेगा, जिसमें वो ये बता रहा है कि बैक्टीरिया मौजूद है पर उनकी ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम, यस मैम, ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, सो नेक्स्ट इज सम एंटीमाइक्रोबियल्स कैन बी बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट वन ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियोसाइडल फॉर अनदर। कुछ एंटीमाइक्रोबियल्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, क्लोरामफेनिकोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ब्रॉड बैक्टीरिया एंड इज बैक्टीरियोसाइडल अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो क्लोरामफेनिकोल क्या है, एक ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर एक्ट करती है, किसमें, सारे के सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो बैक्टीरिया है उनके लिए, और बैक्टीरियोसाइडल के तौर पर एक्ट करती है किसमें, किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। ठीक है, तो इसको याद कर लें, कौन सी ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों शो करती है इफेक्ट, दैट ड्रग इज क्लोरामफेनिकोल। और बैक्टीरियोस्टैटिक किस में शो करती है, ग्राम नेगेटिव में, और बैक्टीरियोसाइडल किस में शो करती है, आपकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। आगे है जी MIC एंड MBC, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है MIC एंड MBC, जिसको अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ MIC। MIC स्टैंड्स फॉर मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और MBC स्टैंड फॉर मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। नीचे लिखा हुआ है, जी स्लाइड मूव नहीं हो रही मैम, आपकी स्लाइड आगे मूव नहीं हुई। Is it so now? यस मैम, यस मैम, हो गया। Yes, Okay, ma'am. so what is MIC? MIC is the minimum inhibitory concentration and MBC is the minimum bactericidal concentration. Minimum inhibitory concentration और MIC
किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये वो मिनिमम लोएस्ट कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक की दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, जो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, उसको हम क्या कहते हैं, MIC। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी ड्रग की MIC क्या है और किसी ड्रग की MBC क्या है, मिनिमम लोएस्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। और मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट किल्स द बैक्टीरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकती है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन। और अगर उससे भी नीचे जाओगे कंसंट्रेशन में तो फिर वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। एक डोज चाहिए ना, रिक्वायर है ना, इतनी डोज दोगे तो ही बैक्टीरिया किल होने, अदरवाइज बैक्टीरिया किल नहीं होना, उससे कम दे दोगे तो। Yes, ma'am. So that lowest possible concentration which can kill the bacteria under investigation is known as minimum bactericidal concentration, and that minimum concentration, lowest possible concentration of antibiotic that can inhibit the bacterial growth is known as minimum inhibitory concentration. जिसके लिए ये डायग्राम है, जिसको आपको इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पर यही बताया है कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन क्या है। सो नाउ पेशेंट, मैम अभी भी आपकी स्लाइड मूव नहीं हुई। पेशेंट फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन सिलेक्टिंग एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। स्लाइड शो हो रही है? Yes, ma'am, हो रही है। तो पेशेंट के फैक्टर्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है जब हमने किसी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को सिलेक्ट करना होता है। पेशेंट फैक्टर्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती है, हमें इम्यून सिस्टम देखना होता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है, फिर हमने ये देखना होता है कि उसका रेनल डिसफंक्शन है कि नहीं है, उसका यानी कि उसका किडनी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई किडनी फेलियर या कोई किडनी की डिजीज़ तो नहीं है, यानी कि रेनल डिसफंक्शन तो नहीं है, हेपेटिक डिसफंक्शन यानी कि कोई लिवर की डिजीज़, कोई लिवर का डिसफंक्शन तो नहीं है, पुअर परफ्यूजन तो नहीं है। पुअर परफ्यूजन से मुराद के वो कितना ड्रग के साथ जो है वो कर सकता है, कितना ससेप्टेबल है वो ड्रग के लिए, तो उसकी पुअर परफ्यूजन तो नहीं है। उसकी एज क्या है, आपको पता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे बुढ़ापे में चले जाएं तो ड्रग्स काम करना ही छोड़ देती हैं, होता है ना कि ओल्ड एज में जाके ड्रग उस तरह से एफिशिएंट नहीं रोल प्ले कर पाती डिज़ीज़ को रिमूव करने में जिस तरह से वो एक यंग में कर सकती है। तो एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो एज को आपको मद्देनज़र रखना है। आपको ये देखना है कि क्या जो पेशेंट है वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा उसको प्रेगनेंसी वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं है, या फिर वो फीडिंग मदर या वुमेन तो नहीं है कि वो फीड करवा रही है, वो लैक्टेशन पीरियड में है। तो आपने ये भी इन सारी चीज़ों को देखना है कि आप कौन सी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग दे रही है, क्योंकि अगर कोई मदर कोई ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो फिर ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो कि चाइल्ड में जा सकती हैं थ्रू फीड, ठीक है। तो फीड में अगर चाइल्ड की फीड में चली जाएगी ड्रग तो चाइल्ड को तो ज़रूरत नहीं थी ना उस ड्रग की, और अगर वो ड्रग जो है वो फीड में आ रही है, मिल्क में आ रही है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है फॉर द चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी होती हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, के कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा इवन टॉपिकल ऑइंटमेंट्स वगैरह के लिए कि जब कभी आप आइसोट्रेटिनॉइंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हो, या आप टॉपिकल अपनी जैसे एक्नी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कुछ एरिथ्रोमाइसिन या इस तरह की ड्रग्स को जो अप्लाई कर रहे होते हो, तो कभी आप उसका लीफलेट निकाल के देखो तो लीफलेट में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और रेनल डिसफंक्शन और हेपेटिक डिसफंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, और ये सामने ही बिल्कुल लिखे हुए होते हैं कि इसका रेनल डिसफंक्शन के साथ ऐसा होगा, अगर किसी को रेनल डिसफंक्शन है तो वो ये यूज़ ना करे, हेपेटिक डिसफंक्शन है तो ये यूज़ ना करे, लैक्टिंग मदर्स जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर्स इसको यूज़ ना करें, और प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें लिखी हुई होती हैं कि इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी गई हैं। क्लियर? तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री पेशेंट की भी पता होनी चाहिए, बैक्टीरिया की तो पता होनी ही चाहिए, आपको साथ साथ पेशेंट की भी पता होनी चाहिए। सो इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. So now root. What is the root? यस मैम। किस रूट से आपने
एंटी माइक्रोबियल ड्रग देनी है। तो रूट का आपको पता है ऑरल रूट भी हो सकता है और डिफरेंट रूट भी हो सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, इंट्रावेनस रूट हो गया, पेरेंटरल रूट हो गया। तो डिफरेंट रूट्स आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरीका यूज़ कर सकते हो जिससे आप ड्रग को दो। तो ऑरल रूट इज़ चूजन फॉर माइल्ड इन्फेक्शंस। ऑरल रूट जिसमें हम ऐसे गोली या किसी टैबलेट को, कैप्सूल को, मेडिसिन को मुंह से निगल लेते हैं, मुंह से खा लेते हैं, ठीक है, थ्रू माउथ। तो दैट इज़ ऑरल रूट। ऑरल रूट इज़ चूजन फॉर माइल्ड इन्फेक्शंस। इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? जहाँ पे माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस नहीं होते। एंड इज़ फेवरेबल फॉर आउट पेशेंट्स, और ये फेवरेबल होती है पेशेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट क्या है? इज़ यूज फॉर मोर सीरियस इन्फेक्शंस। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। और व्हेन द एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑफ चॉइस हैज़ पुअर जीआई एब्जॉर्प्शन। जीआई एब्जॉर्प्शन यानी कि आपकी जो जीआई ट्रैक है, गट एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो जीआई एब्जॉर्प्शन अगर उसकी पुअर है, सच एज वेनोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो जब ऐसी ड्रग्स हैं जिनका आपको पता है कि ओरल रूट से वो ठीक नहीं रहेंगी, तो वहाँ पे आप पेरेंटरल रूट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप ड्रग को दे सकते हो। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेशनल डोजिंग। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेशनल डोजिंग क्या होती है कि आपने डिटर्मिन करना है कि रेशनल कितनी डोज देनी है, कितनी डोज नहीं देनी। तो फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग, द रिलेशनशिप ऑफ ड्रग कंसंट्रेशंस टू एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, इसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। के एक ड्रग जो है उसके कितनी कंसंट्रेशन जो है वो एंटी माइक्रोबियल पे कितना इफेक्ट डालती है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं, इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो ड्रग की काइनेटिक्स क्या है, वो ड्रग मूव कैसे कर रही है और वो ड्रग कैसे काम कर रही है, कैसे वो किस जगह को जाके हिंडर कर रही है, क्या कर रही है वो अंदर जाके हमारी बॉडी में, कि उससे इफेक्ट हमें सामने आ रहा है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स भी पता होना चाहिए, फार्माकोडायनामिक्स भी पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग भी पता होनी चाहिए कि कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर है किलिंग के लिए, उस माइक्रोब को किल करने के लिए। टाइम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन का भी हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम में हमें कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन लगानी है, शुरू में कितनी कंसंट्रेशन देनी है, आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन कितनी देनी है। तो ये भी हमें कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन उसके, ठीक है, किलिंग के। और फिर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि जब हमने एंटीबायोटिक दे दी और मरीज़ ठीक भी हो गया तो उसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होगा मरीज़ पे, अब उस पेशेंट पे जिस पे हमने ड्रग दे दी, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिजीज़, ठीक है, आफ्टर द क्योर ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हो कि जब डिजीज़ उसमें से ख़त्म हो जाएगी तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट उस पर क्या पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है ना कि ड्यूरिंग कैंसर कीमोथेरेपी में जब कीमोथेरेपी दी जा रही होती है तो हेयर फॉलिकल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट है, एक पोस्ट इफ़ेक्ट है आपकी उस कैंसर थेरेपी का। तो इस तरह बाकी भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के, डिफरेंट ड्रग्स के। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि आप लोगों ने अक्सर नोट भी किया होगा। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो बहुत से लोग डिस्प्रिन खाते हैं फॉर हेडेक, खाते हैं ना, लेते हैं डिस्प्रिन, लेते हैं फॉर हेडेक। पर मैं अगर डिस्प्रिन लेती हूँ हेडेक के लिए तो मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा एक बहुत ही हार्श फीलिंग फील होती है। तो मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ कि मैं डिस्प्रिन टाइप की इस तरह की मेडिसिन ना खाऊं। तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है और ये पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि उसमें बाद में समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मेडिसिन ऐसी है, कोई ड्रग ऐसी है कि जिसको लेने के बाद लूज मोशंस लग जाते हैं या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का भी पता होना ज़रूरी है। ये डिटरमिन करते हैं कि कितनी ड्रग देनी है और कितनी ड्रग नहीं देनी है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रग दे दी तो ये ना हो पेशेंट को पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाए, उसको मोशंस ही इतने ज़्यादा लग जाएँ कि अब उसको ट्रीट करना पड़े, और उसको वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाए, उसको वॉमिटिंग इतनी हो, उसको वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब उल्टा और ज़्यादा मसला हो जाए कि अब इसको कैसे ट्रीट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है जब हमने डोज को डिटरमिन करना होता है कि कितनी कंसंट्रेशन में डोज देनी है और कितनी में नहीं देनी। क्लियर? यस मैम। ओके, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या है?
Rate of bacterial killing increases as the concentration increases from 4 to 64 fold MIC. MIC यानी कि minimum inhibitory concentration. तो rate of bacterial killing जो है वो मैम स्लाइड चेंज नहीं। ओके रेट ऑफ बैक्टीरियल किलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे अगर आप कंसंट्रेशन जो है 4 से 64 फोल्ड्स तक इंक्रीज कर देते हो तो फिर रेट ऑफ बैक्टीरिया की जो किलिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल एमिनोग्लाइकोसाइड्स लाइक टोब्रामाइसिन ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो बैक्टीरिया की किलिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय वंस अ डे बोलस इन्फ्यूजन अचीव्स हाई पीक लेवल्स कॉजिंग रैपिड किलिंग ऑफ द पैथोजन। इसी तरह अगर आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, उसको ड्रग दे रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको, तो वंस अ डे बोलस इन्फ्यूजन के थ्रू यानी कि ओरल उसको दे रहे हो तो फिर क्या होता है ये चीज़ भी उसकी किलिंग को पैथोजन की किलिंग को इंक्रीज कर देती है, रैपिड कर देती है। टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या है कि जिसमें कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है पर वो टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है। टाइम डिपेंडेंट कि इतना टाइम गुजरेगा तो ही वो मेडिसिन जो है अफेक्ट करेगी और वो ड्रग इफेक्ट करेगी और उस पर उसको किल करेगी। तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन टू हायर मल्टीपल्स ऑफ MIC डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ किलिंग। ऐसे केसेस में जहाँ पे टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है वहाँ पे आप कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, MIC जितना मर्जी बढ़ाते जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपने टाइम पे आके ही ड्रग ने अपना असर दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना। इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं? बीटा लैक्टम्स आती हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आते हैं, मैक्रोलाइड्स आते हैं और क्लिंडामाइसिन वगैरह आती हैं। ये वाली सारी ऐसी ड्रग्स हैं। क्लिंडामाइसिन को आप टॉपिकल भी यूज़ करते हो फॉर एक्नी। तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग में टाइम के साथ ही वो चीज़ कवर होनी है, अदरवाइज वो नहीं होनी है। तो उसमें आप बेशक कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय एक्सटेंडिंग 3 to 4 hours और कॉन्टिन्यूस 24 hours इन्फ्यूजन अचीव्स फॉर लॉन्ग टाइम अबव MIC एंड किल्स मोर बैक्टीरिया। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हो ड्रग को या बहुत ज़्यादा देर के लिए आप उसको टॉपिकली इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि 3 to 4 hours से ज़्यादा और 24 hours तक इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की किलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि ड्रग का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ड्रग को आप ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे हो। तो यहाँ पे वो इफेक्ट कर सकता है पर कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टाइम ही अफेक्ट करेगा। क्लियर? पहली हमने पढ़ी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किलिंग में भी इजाफा होगा, बैक्टीरिया को किल करना इंक्रीज हो जाएगा, उसकी किलिंग इंक्रीज हो जाएगी। टाइम डिपेंडेंट किलिंग जी मैम जब ये है ही MIC यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, हम उसे मिनिमम अमाउंट में देंगे तो हम क्यों उसकी इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन जबकि वो नो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि एक ड्रग है उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ये है कि वो इस लेवल पे अगर दिया जाएगा तो ही वो कोई इफेक्ट शो करेगा, अगर उससे कम दिया जाएगा तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक लेवल मेंटेन कर दिया जाता है कि इस ड्रग का ये लेवल है। जैसे एक BMI चार्ट होता है आपका, कहते हो ना कि ये नॉर्मल वेट है, इतनी हाइट है तो इसका इतना वेट होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो वो लोअर वेट में आ जाता है और उससे फिर डिफरेंट डिजीजेस वगैरह भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी MIC का मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि ये मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, इतनी कंसंट्रेशन दोगे तो ही इफेक्ट सामने आएगा, इससे कम दोगे तो इफेक्ट सामने नहीं आएगा। तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से 4 फोल्ड इंक्रीज कर दिया, 64 फोल्ड इंक्रीज कर दिया अगर आपने कंसंट्रेशन, तो इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है कि मिनिमम से नीचे नहीं जाना, MIC से नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर जा सकते हो इन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग में। पर टाइम डिपेंडेंट किलिंग में जितना मर्जी MIC से ऊपर जाते जाओ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है, उसने टाइम जितने टाइम के लिए दे रहे होगे उसने उस टाइम के अकॉर्डिंग ही किल करना है, अदरवाइज उसने किल नहीं करना। क्लियर? यस मैम, यस मैम, नाउ क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा ख्याल आपका पॉइंट। ओके जी, सो मैम थैंक यू, वेलकम। ओके जी, नाउ मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड जो कि एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो अभी हमने देखी टोब्रामाइसिन की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी और टाइकार्सिलिन की एग्जांपल पढ़ी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बेटा ये जो डायग्राम्स है ना आपकी बुक में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आप लोग इन डायग्राम्स को बुक से थोड़ा ज़्यादा कंसल्ट करिएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लियर बहुत ब्लर हैं क्योंकि बहुत छोटी डायग्राम्स हैं। मैं आप लोगों को बुक सेंड कर दूँगी तो आप लोग उससे इन डायग्राम्स को डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि ये जो एरो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये एरो क्या है? रेट ऑफ बैक्टीरियासाइडल किलिंग है।
increases by the increase in concentration from the 4 to 4-fold या 64-fold of MIC of the drug for the organism. तो अगर आपने 4 to 64-fold ड्रग को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि किलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब देखो कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन फ़ौरन कैसे ये रेड लाइन में ड्रॉप हुई है. पहले कहाँ थी, 6 पे जा रही थी कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की, अब देखो कितनी नीचे आ गई, रेड वाली लाइन. येलो वाली लाइन में जब आपने थोड़ी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ नहीं की थी, पर्पल वाली लाइन में जब बहुत ही एंड पे जाके आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की है, ठीक है, और ग्रीन वाली में उससे भी कम, और ये जो आपकी ब्लैक वाली है बिल्कुल कंट्रोल है, इसमें आपने ड्रग दी ही नहीं है. तो आप इसमें आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, इस तरह दूसरी साइड पे आ जाओ, नीचे बी डायग्राम में रेट ऑफ बैक्टीरियासाइडल किलिंग डज नॉट significantly increases as the concentration exceeds 4 to 64 fold. इसमें देखो कि ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग थी. टाइम डिपेंडेंट किलिंग में ट्राइकार्सिलिन एक ड्रग है, जिस ड्रग को अगर आप 64 फोल्ड तक भी इंक्रीज कर दोगे तो बैक्टीरिया की किलिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. पर्पल वाली लाइन में देख लें, कोई बैक्टीरिया की किलिंग पे खास फर्क नहीं पड़ा. ग्रीन वाली लाइन में देख लें, 1 MIC दी थी, ठीक है, सिर्फ एक फोल्ड दी थी MIC. पर्पल वाली लाइन में 4 फोल्ड दे दी थी और रेड वाली लाइन में 64 फोल्ड दे दी थी. पर आप देख सकते हो कि ग्रीन से लेके 64 तक में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आया, जबकि आप ऊपर वाली डायग्राम में देखो तो ब्लू से लेकर रेड वाली लाइन में कितना खास डिफरेंस आया, कितनी ज़्यादा नीचे गई है बैक्टीरिया की ग्रोथ. और यहाँ पे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट थी, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट थी ही नहीं. तो कंसंट्रेशन बेशक टाइम डिपेंडेंट में बढ़ाते रहो, उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so ji, now moving towards our next slide. Okay, अब आ जाते हैं एजेंट्स यूज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है? इनमें सबसे पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी भी होगी, FSA में भी इसको बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, पेनिसिलिन. ठीक है, पेनिसिलिन यूज़ की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, ये एजेंट है. इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन्स को यूज़ किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ किया जाता है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ किया जाता है, मैक्रोलाइड्स को यूज़ किया जाता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज़ किया जाता है, और मैनी अदर एजेंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. इनके डायरेक्टली बस आप एज इट इज़ नेम याद कर लेंगे, क्योंकि हम अपने फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह सेल वॉल इनहिबिटरी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, किस तरह फॉलिक एसिड इनहिबिटरी ड्रग्स होती हैं एंड सो ऑन. तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं. इन सब का बेसिक अपना अपना एक काम होता है. कुछ सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो ग्रोथ नहीं होगी. कुछ बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं कि जब एस फेज़ में बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं करेगा, बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट नहीं करेगा तो फिर बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं करेगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन किस तरह से टारगेट करता है, जिनको हम आगे अपनी फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ एक एंटीबायोटिक नहीं दी जाती बल्कि एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, एक ड्रग नहीं दी जा रही होती. तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रीट पेशेंट्स विद अ सिंगल एजेंट. ये तो एडवाइजेबल है कि आपने पेशेंट को ट्रीट करना है विद अ सिंगल एजेंट, कि सिंगल एजेंट से ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करें. डेट इज़ मोर स्पेसिफिक टू द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म पे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इन्फेक्शंस, ताकि सुपर इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को और टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाए, चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी एंड रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाए. क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप लेते हो तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो रेजिस्टेंट हो जाता है. पता है ना आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है. अब वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, और अक्सर आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि अगर आप ऐसे बहुत कुछ लोग हो जाती है उनके लिए, हो जाती है उनके लिए, उसको कुछ वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है. तो इसलिए एडवाइजेबल यही होता है कि आप सिर्फ एक ड्रग को एट अ टाइम यूज़ करो और उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो अपना असर दिखाए. ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन में ड्रग्स को यूज़ ना करो ताकि सुपर इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि आपको पता है हर ड्रग का अपना अपना एक वो भी होता है जिसको हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स. कोई भी ड्रग्स ऐसी तो है नहीं है कि जिनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो. तो साइड इफ़ेक्ट से सुपर इन्फेक्शंस भी हो सकते होते हैं, और रेजिस्टेंस का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मसला है. और टॉक्सिसिटी, आपको नहीं पता कि दो ड्रग्स मिलके क्या बन जाएंगी आपस में, ऐसा ही है ना.
यस मैम। तो क्योंकि केमिकल्स हैं, ये दो केमिकल्स आपस में मिलके क्या नया कोई केमिकल बन जाते हैं, यू डोंट नो। तो उसके लिए पहले प्रॉपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि क्या इनकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वगैरह तो नहीं है कि अगर इन दोनों को मिला लें तो कुछ फर्दर कोई सुपर इन्फेक्शन होने का खतरा या कुछ इस तरह तो नहीं है। तो पहले इन सारी चीज़ों को कंफर्म किया जाता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंगल एजेंट के थ्रू ही ट्रीट करें। पर सर्टेन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इन सर्टेन सिचुएशंस कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नीडेड। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी को ट्रीट करने के लिए रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशंस। तो उसमें ड्रग के कॉम्बिनेशंस रिक्वायर होते हैं, तो फिर टीबी ट्रीट हो पाती है, अदरवाइज टीबी ट्रीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसके लिए पहले प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है और सब कुछ स्मूथली रन होगा कि नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जब हम लोग ड्रग्स को मिक्स करके जब हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो मैम किस पे टेस्ट करते हैं? मतलब किसी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर? देखिए, जब भी कोई भी ड्रग अप्रूव करवानी होती है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी टेस्टिंग होती है। अब तो वैसे एनिमल टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि एनिमल टेस्टिंग ना की जाए, क्योंकि आप एनिमल अगर वो उस ड्रग से एनिमल मर गया खुदा ना खास्ता, तो इस तरह तो स्पीशीज़ ख़त्म होती जाएंगी। तो एनिमल टेस्टिंग को रोका जाता है कि एनिमल टेस्टिंग ना की जाए। पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और उसको आर्टिफिशियली टेस्ट किया जाता है। आर्टिफिशियली टेस्ट करने का मतलब कि इस तरह कुछ बैक्टीरिया को क्लोन करके देखा जाता है कि क्या उस बैक्टीरिया पे ये ड्रग अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, बैक्टीरिया किल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे हम टेस्ट करते हैं। तो इस तरह अगर हम कॉम्बिनेशन में ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए भी पहले प्रॉपर उस पर रिसर्च होती है। कॉम्बिनेशन ड्रग कि किस तरह कॉम्बिनेशन देनी है। कॉम्बिनेशन का ये मतलब नहीं है कि दो गोलियों को आपने कूटा पीसा और उनका मिक्स कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन है। नो, ये भी कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ये भी है कि आप एक वक्त में एक उसको ड्रग दे रहे हो। मॉर्निंग में आपने उसको टेट्रासाइक्लिन दी है, दोपहर के लिए आपने उसको पेंसिलिन दे दी है, और इवनिंग के लिए नाइट के लिए ड्रग आपने उसको कोई सेफेलोस्पोरिन दी हुई है। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है कि एक बंदे में कॉम्बिनेशन में ड्रग्स जा रही हैं। जी मैम। ठीक है, तो आपने हर एस्पेक्ट से कॉम्बिनेशन को स्टडी फिर करना होता है फार्मासिस्ट्स ने, और कि यहाँ पर किस किस तरह कॉम्बिनेशन में वो फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए, और किस किस तरह के कॉम्बिनेशन में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। और उसके लिए टेस्ट अगेन क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, कुछ इस तरह से आर्टिफिशियली टेस्ट किया जाता है कि किस तरह से कॉम्बिनेशन में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए। क्लियर? जी मैम। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्रग रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आप लोगों को सबको बहुत ही ऑलरेडी हमें पता है कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है। तो बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक इफ द मैक्सिमल लेवल ऑफ द एंटीबायोटिक डज नॉट स्टॉप देयर ग्रोथ। तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। कब? कि जब हमने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल ऑफ एंटीबायोटिक की डोज का दे दिया पर फिर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो क्या हो चुका है, रेजिस्टेंट हो चुका है। अब आप जो मर्जी कर लें, उस बैक्टीरिया पे इस ड्रग ने काम नहीं करना, इस ड्रग ने काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया, वो यूज टू हो गया, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, उसने अपने अंदर म्यूटेशन कर लिया। अब वो ड्रग उस पर काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल इस तरह आप लोगों ने शायद सुना हो, बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लें। आप लोगों ने सुना होगा कि शुरू में मॉस्किटो को किल करने के लिए डीडीटी इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मॉस्किटो को डीडीटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। डीडीटी भी एक स्लो पॉइजन है, डीडीटी से मॉस्किटो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर डीडीटी को छोड़ा, अब तो डीडीटी इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप कर भी लो डीडीटी इस्तेमाल, एक केमिकल है, तो उससे मॉस्किटो किल नहीं होना, उससे आपका मच्छर मरना नहीं है। तो अब डिफरेंट, अब उससे हार्श केमिकल्स, अब उससे हार्श चीज़ें आ गई हैं जिससे अब मॉस्किटो किल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इसी तरह बैक्टीरिया भी अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेता है कि अगर एक ड्रग उसको बहुत ज़्यादा मिल गई है ना, तो वो फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाता है, अडॉप्ट करता जाता है। अब अपने अंदर म्यूटेशन कर लेता है, उससे वो अडॉप्टेबिलिटी उसमें आ जाती है और फिर वो उस पर वो एंटीबायोटिक कोई भी असर नहीं करती। सम ऑर्गेनिजम्स आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो इनहेरेंटली ही रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि एक अभी जैसे नोवल स्ट्रेन आपने देख रहे हो ना, कोविड का नोवल स्ट्रेन आया है इंग्लैंड से 3rd वेव में।
यस मैम। तो वो जो नोवल स्ट्रेन है उस पर जो पहले अभी जो वैक्सीन बन गई हुई थी ना नोवल स्ट्रेन के आने से पहले ही, वो वैक्सीन उस नोवल स्ट्रेन पे कोई भी काम नहीं कर रही है। वो वैक्सीन बिल्कुल ही उसके लिए इतनी ज़्यादा एफिशिएंट साबित नहीं हुई उस नोवल स्ट्रेन के लिए। तो ये क्या था, ये था कि इनहेरेंटली ही वो वायरस का स्ट्रेन ऐसा है जिस पे उस ड्रग ने कोई असर नहीं करना, जिस पे उस वैक्सीन ने कोई असर नहीं करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया में भी ऐसे होता है कि कोई बैक्टीरिया का उसका हेरिडिटरी मेकअप ही ऐसा होता है, इनहेरेंटली ही वो ऐसा होता है कि कुछ ड्रग्स उस पर असर करनी ही नहीं है। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दोगे तो इनहेरेंटली ही उनके अंदर इसके रेजिस्टेंट मौजूद है, तो वैंकोमाइसिन ने उन पर कोई असर नहीं करना। माइक्रोबियल स्पीशीज दैट आर नॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू अ पर्टिकुलर ड्रग में डेवलप मोर वायरुलेंट और रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड सिलेक्शन। ये बात मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइक्रोबियल स्पीशीज़ जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्सिव होती हैं पर्टिकुलर ड्रग के, तो उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत विरुलेंट चांसेस होते हैं कि वो बहुत तेज़ी से अपने अंदर उस स्ट्रेन के लिए, उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट पैदा कर लें थ्रू म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, या वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं, इतना अडाप्ट कर लेती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाय रेजिस्टेंस एंड सिलेक्शन। तो सम ऑर्गेनिजम्स में बिकम रेजिस्टेंट टू मोर देन वन एंटीबायोटिक, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक के बजाय बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए भी अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। पेंसिलिन जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में आई गेस यूज़ की गई थी, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कि किस में, तो वो एक या तो वर्ल्ड वॉर 1 में डिस्कवर हुई थी और उसको तभी यूज़ करना शुरू किया था, या वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ करना शुरू किया था और वो तभी डिस्कवर हुई थी। वो किसी वर्ल्ड वॉर में डिस्कवर हुई थी और उसको यूज़ करना शुरू किया गया था। अब पेंसिलिन उस तरह से इफेक्टिव रही ही नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, बैक्टीरिया ने अपने अंदर इतनी ज़्यादा म्यूटेशन कर लिया और अपने आप को रेजिस्टेंट कर लिया, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस उन्होंने ले लिया सिलेक्शन के थ्रू, कि अब पेंसिलिन उन पर अफेक्ट नहीं करती। कोई कोई एक आधा शायद बैक्टीरिया बचा है जिस पे पेंसिलिन शायद अफेक्ट कर जाती है, अदरवाइज पेंसिलिन अब बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो नाउ कम्स टूवर्ड द पॉइंट प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स थोड़ा सी नई टर्म है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई होगी। तो antibiotics used for prevention is restricted to situations where the benefit outweighs the risks of bacterial resistance and superinfections, such as prevention of tuberculosis or meningitis among individuals who are in close contact with infected patients. Treatment prior to most surgical procedures to decrease the incidence of infection afterwards. तो prophylactic antibiotics क्या होती हैं? ये ऐसी antibiotics होती हैं जिनको हम देते हैं, कब देते हैं कि prior to most surgical procedures, जब हमने कभी कोई surgical procedure करना है किसी patient में, कोई इसका ट्यूमर सर्जिकली रिमूव करना है, तो उससे पहले हम उसको एक ट्रीटमेंट देते हैं टू डिक्रीज़ द इंसिडेंस, ताकि उसके अंदर इस चीज़ की चांसेस कम हो जाएं, किस चीज़ के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। तो आफ्टर सर्जरी, क्योंकि आपकी बॉडी ओपन हुई है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर गए हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रायरली ट्रीट किया जाता है, प्रायरली ट्रीटमेंट दे दिया जाता है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स के थ्रू कि आफ्टर सर्जरी जो है वो इन्फेक्शंस ना हो। तो ऐसी ट्रीटमेंट को हम, ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, जिसमें भी ट्यूबरक्लोसिस की भी एग्जांपल दी है कि एंटीबायोटिक्स यूज फॉर प्रिवेंशन, ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनको हम प्रिवेंशन के लिए, ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनको हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, उनका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है टू सिचुएशंस, सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस पे वेयर द बेनिफिट आउटवेज द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा हो, कि हमें नज़र आ रहा हो कि बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का रिस्क जो है वो बहुत कम होगा, एंड सुपर इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो भी बहुत कम होगा। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे ही रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है कि सिर्फ वहीं पे किया जाए जहाँ पे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के चांसेस कम से कम हो, सुपर इन्फेक्शंस के चांसेस कम से कम हो, और बेनिफिट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। सच एज फॉर एग्जांपल है इसमें कि प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस। तो टीबी और मेनिंजाइटिस की प्रिवेंशन के लिए अमंग इंडिविजुअल्स हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स ऐसे लोग जो कि
टीबी या मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स के साथ रहते हैं, उनके करीब रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर ऐसे लोगों को प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं पहले से ही, ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो। ये वैक्सीनेशन नहीं है, ये प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं जो पहले ही उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स डाल दी जाती हैं। तो इससे ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स या प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। क्लियर? जो कि किसी सर्जिकल प्रोसेस से पहले ही या किसी डिजीज़ के होने से पहले ही दे दिया जाता है, इस चांस को मिनिमाइज़ करने के लिए कि उसमें वो इन्फेक्शन हो ना जाए कहीं, क्योंकि वो उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा रह रहा है या उसकी सर्जरी होने वाली है। स्टूडेंट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कि ड्रग तो दे दी है और ड्रग ने अपना काम भी किया है, पर उसके अगेंस्ट में कॉम्प्लिकेशंस सामने आ जाती हैं। जैसे अक्सर देखा होगा कि कोई ड्रग कोई बंदा ले रहा है, कोई पेशेंट ले रहा है, और उसके बाद वो ड्रग लेने के बाद उसको क्या हो गया? उसको एलर्जी हो गई है। अब वो स्पेसिफिक किस्म के फूड खाता है तो उसको वो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, या उसको कोई ना कोई मसला होता है, उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए हैं, उसको रेड स्पॉट्स बन गए हैं बॉडी पे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? हाइपर सेंसिटिविटी। एक ड्रग जब आप ले रहे होते हो तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कुछ चीज़ों के लिए। सन एक्सपोजर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आप देखोगे, आपने नोट भी किया होगा कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन या ऐसे मसले हो जाते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी एग्जिस्ट। तो पेंसिलिन कैन कॉज सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या है? अभी मैंने जिसकी आप लोगों को कहा था एलर्जी, जिसमें बहुत बड़े बड़े हाइव्स बन जाते हैं बॉडी पे, मोटे मोटे गोल गोल रेड कलर के तड़पड़ हाइव्स बन जाते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जिनमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और स्वेल हो जाती है, आपके लिप्स स्वेल हो जाते हैं, आई स्वेल हो जाती है, एंजियोएडिमा भी हो जाता है साथ में। तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो पेंसिलिन कैन कॉज सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया दैट इज एलर्जिक प्रॉब्लम टू एनाफाइलैक्टिक शॉक्स, जिसमें आपको शॉक्स यानी कि जैसे थोड़े होते हैं ना शिवरिंग और शॉक्स, दौरे वगैरह पड़ना, वो भी पड़ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। कोई ड्रग ऐसी है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन में डायरेक्ट टॉक्सिसिटी जो है वो सामने आ गई है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी बाय इंटरफेयरिंग विद मेम्ब्रेन फंक्शन इन द हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो डिफरेंट ऑर्गन्स में, स्पेसिफिकली कॉर्टिकल्स वगैरह में क्या होता है कि हेयर सेल्स जितने होते हैं तो उनका जो मेम्ब्रेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो वहाँ पे वो वाले सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? सुपर इन्फेक्शंस। सुपर इन्फेक्शंस क्या है? सुपर इन्फेक्शंस में ऐसे इन्फेक्शंस आ जाते हैं जो ड्रग लेने के बाद हो रहे हैं। ड्रग थेरेपी स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स कैन लीड टू अल्टरेशंस टू द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी। हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी चेन है या हमारी जीआई ट्रैक है, हमें पता है कि उसमें नेचुरली भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए। तो वो नॉर्मल फ्लोरा को क्या करती है? अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। इंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स परमिटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और ऐसे सुपर इन्फेक्शन इस तरह से हो सकते हैं कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर दें, उसमें इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएं, तो दैट आर सुपर इन्फेक्शंस। और उससे वहाँ पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। दीज इन्फेक्शंस आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और ऐसे जो इन्फेक्शंस है वो ये बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि या सुना होगा कि एक बंदा है या बंदी वो कोई मेडिसिन ले रही थी और उसके बाद क्या सामने आ गया कि जी उसके इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया या इसको इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया। तो समटाइम्स वो किसी ना किसी ड्रग का रिएक्शन होता है, तो समटाइम किसी ना किसी ड्रग का के कॉम्प्लिकेशंस में सुपर इन्फेक्शंस होते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जीआई ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, गुड बैक्टीरिया नहीं बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो सारे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लीथल हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और इनको ट्रीट करना भी, फिर सुपर इन्फेक्शंस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है, इसलिए हम कहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत पे ही एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें। ख़ुद अपने आप से एंटीबायोटिक्स को मत खाया करें, मत लिया करें एंटीबायोटिक्स को, और जितना डॉक्टर ने कोर्स बोला है उतना कंप्लीट कोर्स करें।
अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज जब हम एक ड्रग का डोज पूरा नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल हमें डॉक्टर ने कहा कि इसको 3 टाइम्स अ डे लेनी है ये मेडिसिन और 3 डेज़ लेनी है, हम क्या करते हैं, हमने एक दिन ली, 3 टाइम ले ली, एक दिन, दूसरे दिन भी 3 टाइम ले लिया, और अब हमने देखा अब तो हम बिल्कुल ठीक है, हमारा तो बुखार इन्फेक्शन सब कुछ ठीक हो गया, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो हम तीसरे दिन की ड्रग लेते ही नहीं, हम तीसरे दिन की मेडिसिन लेते ही नहीं है, हमने तीसरे दिन की मेडिसिन खाई नहीं, करते हैं ना हम ऐसे, हम कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए तो अब मेडिसिन क्यों खानी, हम मेडिसिन खाते नहीं हैं। उससे होता फिर ये है कि आप तो ठीक हो गए हो बज़ाहिर, पर अंदर अभी कहीं थोड़ा बहुत बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो वो बैक्टीरिया फिर रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने उस ड्रग को बर्दाश्त कर लिया है अभी तक। और अगर ड्रग दे देते और अगर मेडिसिन उस खा ली होती तो फिर क्या होना था, उस बैक्टीरिया ने भी किल हो जाना था, जितना डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के बताया था ना। अब तो वो खाई नहीं और बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है थोड़ा सा अंदर बीच में आपकी बॉडी में, तो वो रेजिस्टेंट हो गया, अब वो अडॉप्ट हो गया, अब उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस ड्रग के लिए। अब फर्दर दोबारा से अगर कभी कोई खुदा न खासा इन्फेक्शन होगा और वो वाली ड्रग दोगे तो उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं करनी। फिर हम कहते हैं कि जी हमने तो बहुत पैनाडोल खा ली है, अब असर ही नहीं करती पैनाडोल, अब पैनाडोल से सर का दर्द ही नहीं जाता, अब पैनाडोल से बुखार ही नहीं उतरता। यही चीज़ थी पहले सेप्ट्रॉन वगैरह से, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बहुत ज़्यादा सेप्ट्रॉन यूज़ होता था, सेप्ट्रॉन का सिरप, सेप्ट्रॉन की टैबलेट्स, अब कम हो गई, अब कम हो गई है, क्यों? क्योंकि अब असर ही नहीं करती लोगों पे सेप्ट्रॉन। तो ये इसमें बहुत सारी हमारी भी मिस्टेक होती है कि हमें जिस तरह डॉक्टर कहता है या जिस तरह से एक ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है हम उस तरह से उस पर अमल नहीं कर रहे होते। आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो अडॉप्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं? यस मैम। ओके, सो स्टूडेंट्स जी मैम। ये रेफरेंसेस हैं आपका, आप लोगों का जो लेक्चर है वो लिपिन-कॉर्ट के इलस्ट्रेटेड रिव्यूज़ फार्माकोलॉजी से लिया है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो जर्मी से भी हो सकता है, पर ज़्यादातर आपका जो लेक्चर है वो इसी से ही है, लिपिन-कॉर्ट से है। सो मैं आप लोगों के साथ जो है वो